नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी का हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है कफन, और यथार्थवादी कहानी ये कही जाती है। और कफन कहानी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई और प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी मानी जाती है। कफन एक अरबी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। और कफन होता क्या है, अगर हम हिंदी में इसको समझने का प्रयास करें तो शव वस्त्र हम कह सकते हैं, या शव आवरण भी कह सकते हैं। तो जो मृतक देह होती है, जिस जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उसमें उस देह को ढकने के लिए हम कफन का प्रयोग करते हैं, एक सफ़ेद कपड़े का प्रयोग करते हैं, उसी को कफन कहा जाता है। अभी ये कहानी बहुत मार्मिक है और इसको ध्यान से आप सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। झोंपड़े यानी झोंपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे। अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। अभी यहाँ पर अलाव का अर्थ सुन लीजिए। अलाव होता है आग, ठीक है। बाप का नाम घीसू है, आगे आएगा, और बेटे का नाम माधव या माधो है, ठीक है। तो घीसू और माधो बुझी हुई आग, जिसमें अभी भी थोड़ा सा ताप बाकी है, सामने चुपचाप बैठे हुए हैं झोपड़े के द्वार पर। अंदर बेटे की जवान जो पत्नी है बुधिया, वो प्रसव वेदना का मतलब होता है वो गर्भवती है, और 9 महीने का गर्भ उसने धारण कर रखा है, और ऐसा लग रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा दर्द है और वो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती हैं। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे, बाप और बेटे। जाड़ों की रात थी, यानी सर्दियों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। घीसू कौन? तो माधव यानी माधव के पिता। घीसू ने कहा कि ऐसा लगता है कि बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। अपने बेटे को कह रहा है कि देख तो आ, अंदर कहरा रही है वो, है ना, दर्द से। तो माधो चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। घीसू कहता है, तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। आगे कहता है माधो, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। तो देख लीजिए, माधो जो उसका बुधिया का पति है, वो नहीं जाता है उसको अंदर तड़पती हुई देखने के लिए। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। यही कुनबा था। कुनबा होता है मोहल्ला या समूह कह सकते हैं। घीसू एक दिन काम करता, घीसू यानी माधो का पिता, एक दिन काम करता, 3 दिन आराम करता। माधो इतना काम चोर था, यानी उसका बेटा भी इतना काम चोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता रहता। इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उसके लिए काम करने की कसम थी, यानी काम करना पड़ता था। अगर मुट्ठी भर अनाज भी घर में लाना है तो उसके लिए काम करना पड़ता था, ये एक कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधो बाजार में बेच आता, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, जब अनाज कम हो जाता तो उनके लिए अनाज को बढ़ाने की एक सुविधा थी कि वो लकड़ियां काट लेता घीसू, और साथ में वो बाजार में बेच आता, और माधव फिर बाजार उसको बेच आता था, उससे थोड़े से पैसे मिल जाते। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी करते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों में से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना था। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी इनको काम देकर राजी नहीं है, क्योंकि दोनों ही कामचोर हैं, ठीक है। और तभी इनको बुलाया जाता था जब कोई व्यक्ति किसी को काम के लिए नहीं मिलता था, अन्यथा इनको कोई भी काम के लिए नहीं बुलाता था। आगे देखिए, फटे चिथड़ों से अब
अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे, यानी कि इनके कपड़े भी जर्जर अवस्था में हैं, बहुत बुरी अवस्था है, फटे हुए जगह जगह से। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों की खेती से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते। कहने का तात्पर्य है कि लोगों के खेतों में चोरी से ये आलू या मटर ले आते, उसको भून कर खा लेते। 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। ऊख क्या होता है? गन्ने को बोला जाता है ना। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी। इसी आकाश वृत्ति से कहने का तात्पर्य है कि बस इसी जो चोरी चकारी में, धोखाधड़ी से ही, काम चोरी में ही उसने जो है 60 साल की उम्र जो है काट दी है। माधो भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे। देखिए इन लोगों की हरकत, अंदर बंदा मर रहा है, बंदा क्या उनकी मतलब घीसू की बहू है और माधो की पत्नी है, वो प्रसव पीड़ा से ग्रस्त है, वो कभी भी है ना मतलब बच्चों को जन्म दे सकती है, जाओ उसकी जान जा सकती है, लेकिन ये बंदे क्या कर रहे हैं? आलू भूनकर खा रहे हैं, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया, यानी माधो की जो माँ है, घीसू की पत्नी है, उसकी बहुत डेथ हो गई, देहांत हो गया। और माधो का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। यानी बुद्धिया की बात हो रही कि जब से ये लड़की आई माधो के साथ विवाह करके, तब से पूरी व्यवस्था बनी हुई थी, खाने को सब कुछ मिल जाता था टाइम पर, ठीक है। पिसाई करके जा घास छील कर वह शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी। ये निकम्मे कुछ नहीं करते थे, वो खुद ही कुछ ना कुछ इंतजाम कर देती थी रात के खाने के लिए, सुबह के खाने के लिए। इन दोनों वैगरतों का दोजक बरती रहती थी। दोजक होता है नरक, ठीक है। वैगर्त होता है जो बहुत ही निर्लज हो, बहुत ही बेशर्म हो, तो बेशर्म है ये लोग। ये नरक के समान इनका जो है ना पालन पोषण है वो करती रही, ठीक है। नरक इनको मिलना चाहिए था, लेकिन हाँ फिर भी इनका पालन पोषण कर रही है वो। जब से वह आई यानी बुधिया आई, यह दोनों और भी आलसी हो गए और आराम मतलब हो गए। यानी अभी वो है ना घास छीलकर कुछ पैसे ले लेती थी लोगों से, ठीक है, बेच देती थी वो। तो इस तरह से क्या होता था कि वो इन लोगों को पाल रही थी, निकम्मों को। बल्कि अकड़ने भी लगे थे उसके सामने। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते थे। निर्व्याज होता है बेटा बिना हिचकिचाए, ठीक है। तो निर्व्याज भाव से ये दुगनी मजदूरी मांगते थे, ओके। वहीं औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सो जाए। देखिए मानवता मरती जा रही है भाई। जहां पर गरीबी बताई गई है, ठीक है, और गरीबी दूर करने का प्रयास वो लोग कभी करे ही नहीं। घीसू ने आलू छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, जहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। बेटा प्रशंसक व्याख्या भी आती है बीए के सिलेबस में, तो याद रखिएगा कि ये वाली पंक्ति पूछी जा सकती है। घीसू ने आलू छीलते हुए कहा, जो बुधिया का ससुर है उसने कहा कि बेटा जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। वो कहता है कि चुड़ैल का फिसाद होगा। चुड़ैल जहां पर कहा जा रहा है कि वो इतना ज्यादा चिल्ला रही है, तो ऐसा लगता है कि उसको चुड़ैल जो है वो चिपट गई है, ठीक है। जहां हो सकता है चुड़ैल का साया हो गया है, चुड़ैल तंग कर रही है उसको। और क्या, जहां तो ओझा भी 1 रुपया। ओझा क्या होता है? जो झाड़ फूक करता है, जो किसी का भूत भगाता है। ऐसा भूत वगैरह होता तो नहीं है, लेकिन हाँ ओझा उसी को कहा जाता है जो मंत्र वगैरह फूकते हैं, ठीक है। तो जे मन ही मन वो कल्पना कर रहा है घीसू कि वो इतनी ज्यादा चिल्ला रही है, हो सकता है कि वो चुड़ैल के साय में हो गई हो, ठीक है। और हो सकता है कि भाई ओझा उसे ठीक कर दे, लेकिन ओझा तो पैसे बहुत मांगता है, ओके। तो माधो को भय था कि वह जब भी कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। ये पंक्ति भी याद रखिएगा। इसमें देखो माधव
अंदर यानी झोपड़ी के अंदर नहीं जाना चाहता। क्यों? उसके पीछे एक कारण है। उसको लगता है कि जो जितने भी आलू जहां पर भूनने के लिए उन्होंने उस आग में डाले हैं वो घिसू खा जाएगा, ठीक है, दबा देगा यानी छुपा लेगा। तो इसलिए वो चाहता है, मुझे वहां जाते डर लगता है। देखिए उसको अपनी पत्नी के पास जाते हुए डर लग रहा है, और डर भी क्या, वो बहाना लगा रहा है कि मैं अंदर इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके मन में ये था कि जो जहां पर आलू बचे हुए हैं वो ये घिसू खा लेगा। मतलब इतनी तंग हाली में वो लोग पल रहे हैं। डर किस बात का है? घिसू कहता डर किस बात का है, मैं तो जहां ही हूं तो तुम ही जाकर देखो ना। जे माधव कहता है मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं? लजाएगी मतलब शर्म करेगी। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, घिसू कह रहा है कि जिसका कभी मैंने मुंह नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो नहीं होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी नहीं पटक पाएगी, हाथ पांव भी नहीं पटक सकेगी। जी अपनी बहू के बारे में कह रहा है कि मुझे देखकर वो उसको ला जाएगी, शर्म आएगी। मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। ये गरीबी बयान हो रही है यहाँ पर। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वे ही कल बुलाकर रुपया देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी ना किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। ये घिसू कह रहा है, ठीक है। ऊपर वाली पंक्ति जो थी माधव की थी कि मैं सोचता हूं कि कभी बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, घर में ना सौंठ है जिसे सूंड कहते हैं, या ना गुड़ है तेल है, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन घिसू कहता है कि अगर आ जाएगा बच्चा तो कोई बात नहीं, लोग फिर भी है ना काफी लाग वगैरह दे देते हैं बच्चे, छोटे बच्चों को देखकर पैसा कुछ। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे। यहां पर एक पंक्ति आ रही, देखिए, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी। ये पंक्ति भी पूछी जा सकती है, कहां पर, बीए के सिलेबस में है ना, जो प्रसंगित व्याख्या लगी। तो इसमें कहा जा रहा है कि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत जैसी ही है, उनसे कुछ खास अच्छी नहीं है, यानी गांव में क्या कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, किसानी कर सकते हैं, उनकी हालत भी इनकी जैसी ही है। या तो वो मेहनत करके बहुत ज्यादा कोई तीर मार दिए हो, तो ये पंक्ति का अर्थ यही हुआ, ठीक है। तो बराबर ही है सभी लोग, ठीक है, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, कोई अमीर नहीं हो जाता मजदूरी से। और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से, कमजोरियों से होता है, दुर्बलताओं यानी कमजोरियों से लाभ उठाना जानते हो, कहीं ज्यादा संपन्न थे। वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला। यानी वो निकम्मे लोगों में ज्यादा पाया जाता था, जो ढीठ होते थे, आलसी होते थे, उनमें ज्यादा, मेहनती लोगों के पास नहीं जाता था। क्योंकि वो निठल्ले या फिर आलसी लोग क्या होते हैं, वो कहीं ना कोई बहाना लगाकर लोगों से उधार ले लेते हैं या फिर जुगाड़ करके पैसे कमा लेते हैं। वो ऐसे लोगों में आता था घिसू और उसका बेटा, ठीक है। मेहनती लोग जितना मर्जी मेहनत कर दे, वो कभी लखपति नहीं बन पाएंगे, करोड़पति नहीं बन पाएंगे। गुजारा कर ले वो अलग बात है, ठीक है। तो वो हमेशा ही मेहनत करने वाले लोगों में नहीं जाता था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियमों और नीति का पालन करें। यानी कि वो बैठकबाजों में जाता तो था, लेकिन हाँ कोई नीति या कोई नियमों का पालन नहीं करता था घिसू। इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उससे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निर्भयता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते हैं। तो वो एक बात उसके मन में ये है कि हाँ, जो किसान मेहनत करते हैं उनका फल भी उनको नहीं मिलता है, तो मैं उनकी जैसी या उनके समान मेहनत करके क्या ही पाऊंगा। आगे चलते हैं। अभी यहां पर हालत देखिए, दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जवानें यानी जीभ जल गई, छिल जाने
पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत गर्म ना मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवान और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे। काफी सामान मतलब कि अंदर हमारे मुंह के अंदर थूक होता है, वो ठंडा कर देता जो भी हम खा रहे होते हैं। लेकिन वो देखिए कि इतनी भूख उनको लगी हुई है कि वो आलू को गर्म करके भून कर गरम गरम ही निगल जा रहे हैं, चाहे उनकी आंखों से आंसू क्यों ना निकलने लग पड़े। इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते। देखिए भाई क्या है, जैसे मिर्च खाकर आंसू निकल जाते, गर्म चीज खाकर भी आंसू निकल जाते हैं भाई। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आ गई। अब घीसू एक किस्सा सुनाता है। देखिए आवाज देखिए कि किस तरह से है, जे उनको सुनाई नहीं दे रही है। अंदर बहू घीसू की मर रही है प्रसव पीड़ा से, और जहां पर एक अलग ही प्रसंग छेड़ रहा है। घीसू कहता है कि यानी घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले बह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी। क्यों? और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला वह भोज नहीं बोलता। भोज यानी कि भोज, उस समय जो पकवान उस शादी में मैंने खाए थे वो नहीं बोलते। तब से फिर उस तरह का खाना और भर पेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भर पेट पूड़ियां खिलाई थी। सबको छोटे बड़े सबने पूड़ियां सबको छोटे बड़े सबने पूड़ियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी में दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाले देते हैं। सुवासित होती जो पूरी गोल होती, ठीक है। तो मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए, मगर वह कि दिए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति नहीं भी खाना चाहता है, वो कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पत्तल पर परोस के चले जाते हैं। इस तरह की शादी थी वो। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहां सूझ थी। खड़ा ना हुआ जाता था, इतना खा लिया था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर का। जय घीसू बता रहा है। माधो ने पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा? जे अभी घीसू कह रहा है, अब कोई क्या खिलावेगा? वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। किफायत यानी कंजूसी। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहां रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। यानी कि जो यहां पर अगर देखी जाए इस पंक्ति में, तो इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि जो पूंजीपति लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, या फिर जो अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद है, वो क्या करते हैं? शोषण करते हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं देंगे, ठीक है, कम उनको मजदूरी देंगे, तो बटोरते रहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? पेट है ना, अपना पेट भरने पर तो ध्यान नहीं, लेकिन हाँ अपना घर बनने में ज्यादा ध्यान देते हैं वो लोग। लेकिन हाँ अभी वो किफायत सूझती है उनको, यानी वो कंजूस बन गए हैं, ज्यादा लोगों को नहीं खिलाते पिलाते। तुमने एक 20 पूरी खाई होगी, ऐसा माधो कहता कि तुमने तो एक 20 पूरी खाई होगी। पिताजी 20 से ज्यादा खाई थी। घीसू कह रहा 20 से ज्यादा पूरियां खाई थी। तो माधो कहता है मैं 50 खा जाता। फिर घीसू कहता है 50 से मैंने कम ना खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था मैं, तू तो मेरा आधा भी नहीं है, ठीक है। तो पट्ठा का मतलब क्या होता है? पट्ठा होता है एक तरह से मजबूत, यानी जिसकी बहुत ज्यादा सेहत हो, तगड़ा। आगे देखिए, आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों, ठीक है। जैसे अजगर अपने आप को किस तरह से कुंडली मार लेता है, वैसे ही
और बुदिया अब तक रहा रही थी। जे लोग सो रहे हैं खा पी कर, देखिए, लेकिन बुदिया अंदर जो है रहा रही है अभी भी प्रसव पीड़ा से। सवेरा हुआ, सवेरे माधो ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी पत्नी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़ आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। अभी नाटक करें, इनको पता था कि मरना तो है, लेकिन चाहते तो कुछ कर सकते थे, है ना, मगर ज्यादा रोटने पीटने का अवसर ना था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। अभी ये क्या है, एक मुहावरा कह सकते हैं, चील के घोंसले में मांस। कहने का तात्पर्य है कि जहां पर कुछ भी ना मिले। अभी चील क्या है, गिद्ध, तो वो तो सब कुछ सिफाया कर देता है ना, मांस कहाँ मिलेगा। तो जो भी आता था जे घट कर लेते थे, निगल जाते थे, उसको खा पी लेते थे, उसका जो भी पैसा आता था। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे चील के घोंसले में कभी मांस नहीं मिल सकता, वैसे ही घीसू और माधव के घर में कभी पैसा नहीं मिल सकता था। चलो आगे चलते बेटा। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए और वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। देखिए ये लोग अभी लकड़ी और कफन के लिए इधर उधर भटकना शुरू कर दिए। देखिए क्या सूरत है भाई। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। जमींदार कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे दोनों को ही। चोरी करने के लिए, वादे पर, काम पर ना आने के लिए, यानी इन लोगों का एक पेशा था कि भाई या तो चोरी करके निर्वाह कर लिया या फिर किसी से पैसे ले लिया कि हाँ काम कर देंगे, लेकिन गए नहीं काम करने के लिए। तो चोरी करने के लिए पीट चुके थे, वादे पर काम पर ना आने के लिए पीट चुके थे। इस तरह से पूछा, जिमीदार ने पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता, जो जिमीदार कह रहा। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों से आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूं। माधो की घरवाली यानी मेरे बेटे की जो घरवाली है रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही। सरकार हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। देखो कितना बड़ा झूठ कह रहा है। और ये तो भाई आलू खा रहे थे भून भून कर, है जी। रात भर तड़पती रही सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह दगा दे गई। मुद्दा यानी मतलब इसके बजाय वो दगा देगी। सब कुछ हमने किया लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला, वो दगा देगी, धोखा देगी हमें, वो मर गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं है रहा, मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। बताइए, सरकार हित को दया होगी, यानी कि आपको ही दया करनी पड़ेगी, तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। यानी अभी कुछ पैसे के लिए आया वो। जमींदार साहब जो थे वो दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। ठीक है, वो निर्लज है, वो अक्सर ऐसे उधार लेने के लिए आता रहता, लेकिन अभी वो मना भी नहीं कर सकते थे जमींदार। जी में आया कह दें चल दूर हो जा जहां से। जमींदार के मन में ये आया कि भाई ये कमीना बंदा है, इसको हम भगा देते हैं। यूं तो बुलाने पर भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश, लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर नहीं था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए। किसके सामने? घिसू के सामने। मगर सांत्वना का एक भी शब्द मुंह से नहीं निकला, एक सहानुभूति का एक भी शब्द जमींदार के मुंह से नहीं निकला कि चलो कोई बात नहीं घिसू, जे लो पैसे, अपना कफन वगैरह लकड़ी वगैरह से उसका क्रियाकर्म जो है कर दो। ऐसा कुछ भी उसके मन से नहीं निकला। देखिए उसकी तरफ ताका तक नहीं, ठीक है, घीसू की तरफ जमींदार ने ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतार रहे हो कि भाई चलता बन जहां से भी। ठीक है, जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए और महाजनों को इनकार का साहस कैसे था। यानी गांव के कुछ और जो कि पैसे वाले लोग थे, बनी और महाजन, उन्होंने भी उसकी मदद की। घीसू जमादार के नाम का ढिंढोरा भी पीटने लगा। ठीक है, जमादार बोलते हैं जिमीदार, जमादार तो अलग होते हैं। तो घीसू जिमीदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटने लग पड़ा। क्या?
वो कहता कि जिम्मेदार ने मुझे 2 रुपये दिए हैं, है ना, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे दिए, तो सब लोग भी सोचने लगे कि चलो उन्होंने दिए तो हम भी दे देते हैं। किसी ने 2 आने, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपए हो गए। याद रखिएगा कितने रुपए हो गए? 5 रुपए। 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। ये उस समय का समय था जब एक एक आना, 100 रुपए में एक आना होता है, तो जो है 100 आने 1 रुपये। तो कहने का तात्पर्य है कि काफी अच्छी रकम उसके पास हो गई, 5 रुपए, यानी 500 आने इकट्ठे कर लिए। कहीं से नाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधो बाजार से कफन लाने चले। नाज क्या होता है? अनाज। तो कहीं ना कहीं लकड़ी मिल गई, अनाज मिल गया, है ना। तो अभी क्या है? बाजार से कफन लाने, अभी बस कपड़ा रहता था, ठीक है, कपड़ा रहता था, वो लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे, यानी जो उनको लकड़ी मिल गई थी वो काटने लग पड़े थे, जिसमें बांस भी था, ताकि उसकी देह को जलाया जा सके, बुधिया की। आगे थोड़ा सा धुंधला है लेकिन मैं पढ़ूंगा इसको भी। गांव की नरम दिल स्त्रियां आकर लाश को देखती रही, बुधिया की लाश को देखती रही थी, और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर फिर अपने घरों को लौट जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधो? उसने कहा कि हाँ, लकड़ी तो मिल गई, क्योंकि लोगों से मिल गई। माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, तो चलो कोई अच्छा हल्का सा कफन देख लें। हल्का सा, देखिए, जिस लड़की ने इनको पाला वो खुद घास छीलती रही, बेचती रही, कुछ पैसे कमा लेती थी, अभी देखिए उसके लिए हल्का कफन। हालांकि जिम्मेदार और कुछ बनिए और साहूकारों ने, है ना, महाजनों ने कुछ इसको पैसे दिए, उससे अच्छा खासा कफन आ सकता है, लेकिन हल्का सा कफन। आगे देखिए, हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? जी माधव कह रहा है, उसका पति बुधिया का। कैसा बुरा रिवाज है। ये वाली पंक्ति तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कोर्ट में लिखी जाती है, आप गूगल सर्च करिएगा कभी, वहां पर आपको मिल जाए, कोर्ट बोलते हैं। कैसा बुरा रिवाज है, जी अभी कौन कह रहा है? घीसू कह रहा है। कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। जी बहुत गरीबी की हालत दिखाई गई है, लोअर से भी लोअर जो होते हैं ना, पॉवर्टी, वहां पर। कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कितनी बड़ी बात कह दी प्रेमचंद ने। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है? जही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। अरे कम वक्त, मुझे दवा दारू तब भी क्या करते यार, तुम भी तो, है ना, तब भी कौन सा इन्होंने खा पी लेने थे। चलो, दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे, बाजार में इधर उधर घूम रहे थे, कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर गए, तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती कपड़े देखे, मगर कुछ जचा नहीं। जहां तक कि शाम हो गई, तब दोनों ने जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने आ पहुंचना अच्छा समझा, और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। मधुशाला क्या होती है? ठेका, शराब, ठीक है, मिलती है जहां पर, तो वो मधुशाला के सामने जहां शराब पिलाई जाती, वहां चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में, यानी कंफ्यूजन में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। गद्दी क्या होता है? जो शराब बेचता है, गद्दी पे बैठा होता है ना, कुर्सी बैठा होता है उस ठेके पर, उसको। इसके बाद कुछ चिखोना आया। चिखोना क्या होता है? जिसको चखना बोलते हैं हमारे पंजाबी में, ठीक है, नमकीन कह सकते हैं, दारू के साथ खाने के लिए। तली हुई मछलियां भी आ गई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे बोतल। कई कुजियां ताबड़तोड़, कुजियां मतलब वो होती हैं, क्या बोलते हैं, मिट्टी से बनी होती हैं, उसमें कई कुजियां, कुजा ऐसे पंजाबी बोलता है ना उसको, कई कुजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए, नशा चढ़ गया। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। जय घीसू बोल रहा है, बुधिया का ससुर। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं, लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं?
तो यहाँ पर माधो थोड़ा कंफ्यूजन में है कि ये जो दुनिया भर के लोग ब्राह्मण लोगों को क्रियाक्रम करते समय हजारों रुपए दान में दे देते हैं, है ना, कितना काम करवाते हैं, उनको पैसे देते हैं, तो ये सब क्या स्वर्ग में ले जाता है किसी को या नहीं? तो माधव जो है अभी सोच रहा है। बड़े आदमियों के पास धन है फूके, हमारे पास फूकने को है क्या? ठीक है, लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। ये माधो का डायलॉग है। ठीक है, आगे देखिए। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए। 5 रुपए जो थे वो कमर से खिसक गए, जो बांधे थे हमने कमर में, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। ठीक है, यानी वो सोच रहा है कि भाई हम लोग कह देंगे कि गिर गए, पैसे गुम हो गए, लोगों को विश्वास तो नहीं आएगा, लेकिन वो पैसे कफन के लिए फिर से दे देंगे। देखो कितने मतलब चालू लोग हैं ये लोग, है ना। आगे देखिए। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर, बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर मरी। देखो, ठीक है, आगे देखिए। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधो लबक कर 2 पतलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे हुए पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र थी। शहर आए हुए हैं कफन खरीदने के लिए, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं, कलेजियां उड़ा रहे हैं, चार खा रहे हैं, चटनियां पी रहे हैं। तो ना किसी को जवाब देना था, ना ही बदनामी का फिक्र थी, क्योंकि मरी उनकी, है ना, घीसू की बहू और माधो की पत्नी, किसी को कोई जवाब नहीं देना। अभी इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला। ऐसा लगता है कि घीसू अभी थोड़ा सा पीते पीते, जैसे हर कोई व्यक्ति पियक्कड़ जो होता है वह दार्शनिक हो जाता है, फिलोसफी झाड़ने लगता है ना दारू पी के, वैसा ही हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? ऐसा घीसू कह रहा है। कहता है कि यदि अब हम खा पीकर प्रसन्न हो रहे हैं तो क्या बुद्धिया को अच्छा नहीं लग रहा होगा? पुण्य हुआ उसका। माधो ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। ये बैकुंठ क्या होता है? स्वर्ग। ठीक है, यानी माधव कह रहा है कि मेरी जो पत्नी मरी है उस, ठीक है, उसको पुण्य लगा है, यानी उसका पुण्य हमें लग रहा है, उसने पुण्य ही कमाया है मरकर कि इतने पैसे हमारे पास आए, वो स्वर्ग जाए है। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसको स्वर्ग में ही भेजना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह उम्र भर नहीं मिला था। ठीक है, एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला क्यों दादा, हम लोग भी तो एक ना एक दिन वहां जाएंगे। घीसू ने इस भोले वाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। मतलब एक तार्किक संकेत मिल रहा है माधव के मन को कि भाई हम लोग भी मरेंगे, बुधिया वहां हमें मिलेगी ऊपर, वो पूछेगी कि कफन क्यों नहीं ला। तो मुझे माधव बहुत भोला है भाई। घीसू ने इस भोले वाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बात सोच कर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था, यानी वो स्वर्ग की बात सोच कर कि हाँ बुधिया हमें वहां मिलेगी और उसको जवाब देना पड़ेगा, तो वो ज्यादा बात ही नहीं करी उसके ऊपर कि हाँ अभी जो पीने का जो नशा हमें चल रहा है इसको मैं क्यों उतारूं उस पर बात करने के लिए। आगे देखिए। जो वहां वह हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन नहीं दिया तो क्या करेंगे? माधव कह रहा है कहेंगे तुम्हारा सिर। घीसू कह रहा है पूछेगी तो जरूर। माधव कह रहा है पूछेगी तो जरूर। फिर घीसू कहता है तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा मैं? उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया, बोला कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर मैंने डाला था। घीसू गर्म होकर बोला मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तुम मानता क्यों नहीं? कौन देगा? बताते क्यों नहीं? ठीक है जी, माधव बोल रहा है वह लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे।
यानी उसको उम्मीद है गिसु को कि चलो अगर हम कफन नहीं लेके जाते हैं तब भी कोई ना कोई व्यक्ति वहां पर कफन चढ़ा ही देगा, लेकिन हाँ उस कफन के पैसे अभी हमें नहीं मिलेंगे, ऐसा गिसु सोचता है। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डिंग मारता था, कोई अपने संगी के गले में लिपटा जाता था। मधुशाला में ऐसा ही तो होता है, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। जहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा, कितने तो यहां आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा जहां की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की वादाएं जहां खींच लाती थी, वादाएं यानी जीवन में बंदा कितना ही डिप्रेशन में हो, मधुशाला यानी शराब पीकर जो है बंदा उस डिप्रेशन से मुक्त हो जाता है। कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं। और आगे पढ़िए। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधो ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और दोनों के देने का गौरव। अभी देखिए यहां पर क्या हो रहा है, वो खा पी रहे हैं, तो क्या किया, माधो ने बची हुई जो पूड़ियां थी, अब इनका पेट भर गया, पत्तल उठाकर किसको दे दी, भिखारी को दे दी, जो काफी देर से इन दोनों को खाते पीते हुए देख रहा था। और देने का गौरव, कि देखिए जी देने का गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। पहली बार किसी को दान किया इन्होंने, और इनको गौरव यानी इनको प्राउड फील हो रहा है कि हमने किसी को कुछ दिया। आनंद भी आ रहा है कि हमने कुछ किसी को दिया, और खुशी भी हो रही है भाई, अल्लाह से नहीं खुशी। आगे देखिए, घीसू ने कहा, ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं, माधो कह रहा है। माधो ने फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। यानी तरस भी आ रहा है, गरीबी में तरस भी आ रहा है उसको, बातें करके पिया हुआ है। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ, यानी खुशी की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं उसने। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। बहना बैकुंठ में जाएगी तो क्या यह मोटे मोटे लोग जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, क्या जे लोग जाएंगे बैकुंठ, क्या जे लोग जाएंगे स्वर्ग। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति है। ऐसी ही पंक्तियां प्रशंसित व्याख्या में आएंगे, आपको बस समझाना आना चाहिए। जिसको लिखना आ गया वो कोई फेल नहीं होगा। स्पेशल बीए वालों को क्लास हो रही है जी, बीए वालों के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए कि वो कह रहे हैं कि ये जो लोग पापी हैं, जो लोग शोषण करते हैं गरीब लोगों का, वो मेहनत करते हैं गरीब लोग, उनके घरों में उनके खेतों में उनको पैसे नहीं देते पूरे। ये अमीर लोग गरीबों को जो मजदूरी करते हैं उनके लिए उनको उनकी मजदूरी नहीं देते, ठीक है। लेकिन हमारी जो बुधिया थी वो हमारा पालन पोषण करती थी, वो मर गई, हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, और मरते मरते भी वो कुछ पैसे हम उसके नाम से जुटाए और अभी खा पी रहे हैं। यानी मरते दम तक उसने अपना कर्तव्य निभाया। जो देखिए कितनी बड़ी बात है, बैकुंठ में वो नहीं जाएगी तो क्या वो पापी जाएंगे जो लोगों की मेहनत की कमाई नहीं देते। ये बहुत बड़ी बात कह दी उसने। आगे देखिए, श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता की नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। यानी कि वो पहले बहुत मजे की बातें कर रहे थे, लेकिन अभी वो श्रद्धा बुधिया के लिए हो गई। अभी वो बहुत रिस्पेक्ट करने लगे बुधिया की। दुख और निराशा का दौर छा गया। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बहुत दुख भोगा, कितना दुख जेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा, चीखे मार मार कर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द मोह माया मोह के बंधन से टूट गई। जब उसने माया मोह के बंधन तोड़ दिए। यानी जिंदगी में हम माया ही तो लेकर आते हैं, हमें जो भी चीज अच्छी लगती है वो हमें माया ही तो बांध कर रखी हुई उसके साथ। चाहे आप मोबाइल फोन चला रहे हो, चाहे कुछ भी, तो इतनी जल्दी चली गई तो यानी कि माया का मोह जो था उसका टूट गया। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी।
आगे देखिए, पियक्कड़ों की आंख इनकी ओर लगी हुई थी और वह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे, यानी जो पियक्कड़ लोग जो थे वो इनकी ओर भी देखे जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, घिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, इमोशन भी बताए एक दूसरे को अपने, उन्होंने मन के अभिनय भी किया और आखिर नशे से बदमस्त होकर गिर पड़े वहीं पर ही। इसी तरह से कहानी यहाँ पर संपन्न होती है। कफन कहानी में हमें क्या सीखने को मिलता है? कफन कहानी में क्या सीखने को मिलता है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। एक तो गरीबी, अथाह गरीबी, इतनी ज्यादा गरीबी कि भाई लोग अपने खाने तक ही सीमित रह जाते हैं कि हाँ पेट भर लें, वही काफी है। कोई व्यक्ति मर रहा है बहुत ही नजदीक में, अपना व्यक्ति मृत्यु के करीब है और संवेदना देखिए, पहले तो संवेदना उन दोनों व्यक्तियों में है नहीं, ठीक है, और दोनों आलसी हैं, पैसा कभी देखा नहीं, जितना आता खा पी लेते हैं। और बुदिया जो थी दोनों के लिए खाना है ना, पानी जो भी बटोर लेती थी, घास छीलती थी, मेहनत करती थी, इनके लिए खाने का प्रबंध भी कर देती थी, लेकिन मरते समय उसका किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी उसकी केयर नहीं की। तो कहने का तात्पर्य संवेदना भी मर चुकी है। लेकिन हाँ, घीसू और माधव एक बहुत ही चालाक, धोखा देने वाले इंसान हैं, ठीक है, वो सिर्फ मतलब प्रसद हैं, लेकिन उनकी बातों से ऐसा जरूर लगता है कि वह बहुत कुछ जानते हैं। और ये कहानी में हमें मार्क्सवाद के दर्शन भी होते हैं। मार्क्सवाद क्या होता है? तो मार्क्सवाद वह होता है जो शोषण की बात करे, कि जिसका शोषण हो रहा है उसको पूंजीपतियों के द्वारा, यानी एक ताकतवर व्यक्ति के द्वारा और ज्यादा शोषित करना, ठीक है। तो एक अच्छी कहानी तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन हाँ हमें जरूर इसको पढ़कर आत्मचिंतन करना चाहिए। बहुत धन्यवाद।